हेलो जीनियस, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे नीट के एग्ज़ाम की डेट लगातार पास आती जा रही है और सबकी धड़कनें इस समय तेज होंगी, जानते हैं हम, क्योंकि कहीं ना कहीं बेटा बहुत बहुत बड़ा पेपर है ये और कई लोगों का बहुत बड़ा ख्वाब होता है नीट को क्लियर करना। क्यों ना हो, क्योंकि नीट चीज़ ही ऐसी है, एक बहुत बड़ी पदवी है, कहीं ना कहीं आपको इंसान से भगवान बना देती है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नीट, है ना। कुछ लोगों के लिए जो है जॉब वाइज इम्पॉर्टेंट है, कुछ लोगों के लिए सिर्फ ये जॉब नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा ड्रीम्स होता है किसी का, डॉक्टर बनना। तो चलिए आप सबकी तरक्की में, या हम कहें कि आपका ड्रीम कम्स ट्रू हो जाए, तो कहीं ना कहीं उसके लिए हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करिए, ठीक है। कहीं ना कहीं मेहनत से ही चीज़ें हासिल होती हैं एक दूसरे को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पिछले वीडियो में इनकम्प्लीट रह गया था केमिकल काइनेटिक्स, तो हम जो जैसा कि पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, हम रेट लॉ तक खत्म कर चुके थे पिछले वीडियो में। कहाँ तक? रेट लॉ तक हम ऑलरेडी फिनिश्ड कर चुके हैं। आज हम इंटीग्रेशन ऑफ रेट लॉ, या हम कहें रेट लॉ की हम इंटीग्रल फॉर्म देखेंगे। क्या देखेंगे? इंटीग्रल फॉर्म देखेंगे हम रेट लॉ की, ठीक। अच्छा, ठीक। कहीं ना कहीं हमने जो रेट लॉ पढ़ा था, रेट लॉ क्या बता रहा था कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दे रहा था हमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक। उसके बाद जब भी आप कंसंट्रेशन का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, जिसी को हम कहते हैं हम रेट लॉ कांस्टेंट। क्या कहते हैं? रेट लॉ कांस्टेंट। इस प्रकार से हमारा रेट एक्सप्रेशन आ जाता है, इसी को हम कहते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशंस, ठीक। समझ में आ रहा है? इसी को हम कहते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो कहीं ना कहीं हम देख चुके हैं कि जो हमारा रेट होता है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके प्रोपोर्शनल होता है? हमारा जो रेट होता है, रिएक्शन का रेट, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर, कि अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। समझ में आ गया? ये ज्यादा तो ये भी ज्यादा। समझ में आ गया? वेरी गुड। स्टार्ट करते हैं इसकी इंटीग्रल फॉर्म, ठीक। अच्छा, इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ले लेंगे एक टाइम ले लेंगे, इनिशियली कंडीशन मतलब टाइम 0 रहा होगा। दूसरा टाइम होगा, जो इनिशियल टाइम होगा वो 0 होगा। फाइनल टाइम क्या होगा? वो हमारा t होगा, ठीक। क्या होगा? फाइनल टाइम हमारा t होगा। अच्छा, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगी? इनिशियल कंसंट्रेशन मान लो यहां पर लिख लो इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। समझ लो है R0, ठीक है। फाइनल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन मान लो R है। ये इतनी इंफॉर्मेशन लिख लीजिए। समझ में आ गया? अब उसके बाद हम जो इंटीग्रल फॉर्म निकालने वाले हैं, सपोज दैट हम 0 ऑर्डर के लिए निकालना चाह रहे हैं। किसके लिए? 0 ऑर्डर के लिए, ठीक। अच्छा, 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हमने सबसे पहले रेट लॉ लिख दिया, रेट इज इक्वल टू के ए, ठीक है, कंसंट्रेशन ए की पावर। अब यहां पे देखो, यहां पर x लगा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए फाइंड करना चाहते हैं। किसके लिए फाइंड करना चाहते हैं? 0 ऑर्डर के लिए। 0 ऑर्डर के लिए फाइंड करेंगे तो कहीं ना कहीं x बराबर क्या हो जाएगा? हमारा 0 हो जाएगा। यहां सॉरी r लिख लीजिए, हमने इनिशियली r लिया हुआ है ना, तो r लिख लीजिए, ठीक है। a भी लिख लेंगे तो कोई गलत नहीं, ठीक है। कुछ भी ले सकते हैं, हमारे ऊपर है, ठीक है। समझ लो, तो हमने कहा इनिशियली पहले हमने r लिए, तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? r लिखेंगे। x क्या होता है? x बराबर होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। समझ में आ गया? x इज इक्वल टू होता है क्या?
मतलब रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन की जो पावर लगी होती है, रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर लगी होती है वो ये हमारी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमने इनिशियली ले रखा है हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, मतलब इनिशियली हमें पहले से मालूम है कि हमारी जो रिएक्शन है वो क्या है, जीरो ऑर्डर के लिए है। तो जाहिर सी बात है अगर जीरो ऑर्डर के लिए है तो हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे चेंज होगा, देखिए 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 आर। ठीक है, इसकी पावर हमें क्या रखनी पड़ेगी, जीरो रखनी पड़ेगी। क्या रखनी पड़ेगी, जीरो। अच्छा, रेट लॉ एक्सप्रेशन हमने क्या पढ़ा था, इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए, क्योंकि हमें एक इंस्टेंट टाइम पे ले रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें क्या इंस्टेंटेनियस जो है रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होगा, तो वो कैसे लिखते थे, डी मान लो डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखो जिसकी पावर पे जीरो लगी होती, कभी भी किसी के पावर पे अगर जीरो लिखा हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो अगर आर नॉट के ऊपर अगर आर के ऊपर जीरो की पावर है तो इसका मान हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो इसकी वैल्यू होगी क्या, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से। ठीक, अब उसके बाद देखिए डी आर अपॉन डी टी हो जाएगा इक्वल टू आ जाएगा के। यहां तक कर लेंगे। अब इसके नीचे 1 ले लीजिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। क्या करवाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहां पर देख लीजिए अब क्या आ जाएगा, डी आर बराबर, क्योंकि भाई डी आर का किससे मल्टीप्लाई होना है, 1 से, और इसका डी टी से। तो कहीं ना कहीं डी आर का अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, डी आर ही आ जाएगा। अब उसके बाद डी टी का मल्टीप्लाई हो रहा है के से, तो ये क्या आ जाएगा, के एन टू डी टी, इतना आ जाएगा। समझ में आ गया, इतना आ गया, वेरी गुड। ठीक है, अब उसके बाद दोनों तरफ ले लो इंटीग्रेशन। क्या ले लो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लो। इंटीग्रेशन ले लो तो हमने कंसंट्रेशन इनिशियली कितनी ली थी, इनिशियली कंसंट्रेशन जो हमने ले ली थी वो ली थी आर नॉट, और ये जा रही है कहां तक, आर तक। टाइम की वैल्यू क्या ली थी, इनिशियली 0 थी, उसके बाद फाइनली क्या थी, टी थी। ओ माय गॉड, अब देखो अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका इंटीग्रेशन आएगा आर ही। ठीक है, और लिमिट कहां से कहां तक एक्सटेंड करेगी, आर नॉट से करेगी अपॉन आर तक। ठीक है, इक्वल टू ये कांस्टेंट है, और इन इंटीग्रेशन में जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाती है। समझ में आ गया, तो इसको के को बाहर निकाल लिए। अब इसको डी टी को इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा टी, और इसकी जो लिमिट जाएगी वो जाएगी 0 से टी तक। ओके, अब क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आर माइनस आर नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर माइनस आर नॉट। यहाँ पर भी के, अच्छा यहाँ पर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है, टी माइनस 0। अच्छा, आर माइनस आर नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, के टी। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखिए बेटा, कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था जो इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट होगी तो पूरा रिएक्टेंट रहा होगा, लेकिन जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगी रिएक्टेंट घटना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कहीं कि अगर डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर माइनस साइन हमें लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, माइनस साइन। ठीक है, ये माइनस साइन दिखाएगा कि कहीं ना कहीं इसकी कंसंट्रेशन हमेशा क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्या होगी, डिक्रीज होगी। समझ में आ गया, गुड। अब क्या होगा, आर, ठीक, इस आर नॉट को उस तरफ ले जाओगे तो आर बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के टी प्लस आर नॉट। ये एक इक्वेशन आ गई। अब यहां पर देखो आप, ये इक्वेशन जो है किसी इक्वेशन से मैच कर रही है, किससे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इससे मैच कर रही कि नहीं। ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक, अब यहां पर x एक्सिस पे कौन लाई कर रहा है, x एक्सिस पे लाई कर रहा है t। ठीक, और c कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है, इनिशियली कंसंट्रेशन, और उसके बाद y क्या है, रिमेनिंग वैल्यू, रिमेनिंग कंसंट्रेशन। ठीक है, और m क्या है, स्लोप, तो यहां पर स्लोप क्या हो जाएगा, k।
ठीक, समझ में आ गया? गुड। अब इसका ग्राफ बना के देखते हैं। क्या देखेंगे हम? इसका ग्राफ देख लें। देखो बड़ी आसानी से ग्राफ बनेगा। क्या होगा? बहुत ही आसानी से ग्राफ बन जाएगा। देखो अभी बनाते हैं, ग्राफ भी बन जाएगा, आसानी से ग्राफ बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, देखो सिंपल सी बात, इसको आपको याद रखना है। देखो वो अगर निकालना जानते, इंटीग्रेशन सॉल्व करना चाहते तो कुछ भी रटने की जरूरत है ही नहीं, आप खुद फाइंड कर लेंगे। यहां पर देखो इस पे गौर करो, ये जो हमें जिस पे ग्राफ खींचना है, r इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस के टी प्लस सी, ये है इक्वेशंस। अच्छा, c की जगह कांस्टेंट वैल्यू क्या है? r नॉट। ठीक, ग्राफ खींच लो, ये ग्राफ है। ठीक है, मान लो ये इसकी क्या है? एक्स एक्सिस है और ये क्या है? वाई एक्सिस है। ठीक, समझ में आ गया? यहां पर इनिशियली ऑरिजिन है तो यहां पर वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। यहां पर मान लो हमने क्या लिया है? कंसंट्रेशन लिए। क्या लिए है? कंसंट्रेशन लिए। यहां पर क्या लिया है? टाइम लिया है। ठीक है, मतलब यहां पर आर की वैल्यू ली गई है। किसकी? आर की। सपोज दैट इनिशियली जो कंसंट्रेशन थी हमारी रिएक्टेंट की, वो यहां से लेकर, या फिर मैं यहां से मान लूं, यहां से लेकर और यहां तक, ये क्या है? आर नॉट है। क्या है? आर नॉट। समझ में आ गया? यहां पर टाइम क्या था? इनिशियली टाइम जब 0 था, कंसंट्रेशन थी यहां पर, यहां ये आर नॉट। ठीक है, इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट हुई, जब इनिशियली रिएक्शन क्या हुई? स्टार्ट हुई, तब जाके वैल्यू थी रिएक्टेंट की आर नॉट। अब उसके बाद जैसी रिएक्शन स्टार्ट होगी, ये करना चाहेगा डिक्रीज, क्योंकि जब रिएक्टेंट खत्म हो गया तभी तो प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो मान लो यहां तक टी टाइम तक जो हमारी वैल्यू बची है कंसंट्रेशन की, वो लगभग इतनी डिक्रीज हो गई। पहले इतनी थी, अब डिक्रीज होकर कितनी हो गई? इतनी बची कंसंट्रेशन। ठीक है, किसकी? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इतनी बची हुई है। ठीक है, ठीक है, कहीं ना कहीं इसका देखो स्लोप क्या है? नेगेटिव जा रहा है। क्या हो रहा है? स्लोप नेगेटिव। तो इसको क्या कह देंगे? माइनस के है। समझ में आ गया? आर नॉट मिल गया। ठीक है, ये इनिशियली ये आर नॉट की वैल्यू है। ठीक है, समझ में आ गया? और कहीं ना कहीं ये जो बची है, यहां जो बची होगी, ये आर की वैल्यू है। क्या है? ये आर की वैल्यू है। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से ये जो है जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ बन जाएगा। किसके लिए? ग्राफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। ग्राफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है, जीरो ऑर्डर के लिए आ गया ग्राफ। किसके लिए आ गया? जीरो ऑर्डर के लिए। इतना समझ में आया क्लियरली? वेरी गुड। अब उसके बाद इसकी निकालेंगे हम हाफ लाइफ। क्या निकालेंगे? हाफ लाइफ। हाफ लाइफ निकालेंगे इसकी। अच्छा, हाफ लाइफ के लिए कंडीशन पढ़ लो। पहले लिख लो यहां पर क्या? हाफ लाइफ। ठीक, हाफ लाइफ के लिए क्या लिख लो? कंडीशन लिख लो। पहली जो हाफ लाइफ के लिए कंडीशन होती है, ठीक है, उसमें कंसंट्रेशन इनिशियली मान लो आपने आर नॉट ली, इनिशियली कंसंट्रेशन, तो हाफ लाइफ के बाद आपकी कंसंट्रेशन हो जाती है आर नॉट का हाफ, आधी हो जाती है। ठीक, दूसरा जो इनिशियली टाइम आपका 0 था, ठीक है, वो टाइम हो जाता हाफ टाइम। इनिशियली टाइम बराबर क्या हो जाता है? t/2, मतलब t हाफ। ठीक, ये दो कंडीशन याद करो। तो हाफ लाइफ पे जब t हाफ होगा तब आपकी कंसंट्रेशन, रिमेनिंग कंसंट्रेशन जो होगी वो होगी r0/2। यही कंसंट्रेशन आपको फिल करनी है। क्या करनी है? यही कंसंट्रेशन आप फिल करेंगे तो आपको क्या दे देगा? आपको मिल जाएगा आपकी जो है हाफ लाइफ। तो हम यहां पर लिख देंगे हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन।
हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, क्या होगा देखो, पहले इनिशियली क्या थी, R बराबर माइनस के टी प्लस आर नॉट, ये रिएक्शन थी, समझ में आ गया। हाफ लाइफ निकालना है तो पहले मैं T बराबर कर लूँ, क्या कर लूँ, T बराबर कर लूँ, चलो ठीक है। उसके बाद इसको आर नॉट को इस तरफ भेजो, R माइनस आर नॉट इक्वल टू माइनस के टी। ठीक है, T बराबर निकालना हूँ पहले। अच्छा, इस तरफ भी मैं -1 से मल्टीप्लाई करवा दूँ और इस तरफ भी हम इसको भी -1 से मल्टीप्लाई करवा दूँ। दोनों बोथ साइड हम कुछ भी करवा सकते हैं, दोनों इक्वल अमाउंट में। ठीक है, तो इस तरफ भी -1 से हमने मल्टीप्लाई करवा दिया और इस तरफ भी -1 से मल्टीप्लाई करवा दिया, समझ में आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी आर नॉट माइनस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टी। ठीक, अब देखो T बराबर क्या हो जाएगा, T बराबर हो जाएगा, ठीक है, आर नॉट माइनस आर। अब देखो यहां पर ये के मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा तो कहां जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो के कहां आ गया, डिवाइड में, इक्वल टू टी। ये तो हमारा कब था, जब टाइम t था। अब हमने टाइम कितना कर दिया, t हाफ। अगर हम t हाफ टाइम यूज कर रहे हैं, मतलब हाफ लाइफ यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टी हाफ ही क्या है, हमारा हाफ लाइफ है। टी हाफ कोई क्या कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं। ठीक है, हाफ लाइफ मतलब आधा टाइम गुजर जाना। तो टी हाफ बराबर मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर आर नॉट है माइनस, यहाँ आर की जगह हमें क्या वैल्यू रखनी है, ये देखो आर नॉट बराबर कितना बचा है, आर नॉट बाई 2 टी हाफ पे, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन लिखो आर नॉट बाई 2। ठीक है, अपॉन में क्या रखो, के। ठीक, अच्छा, टी हाफ इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 आर नॉट माइनस आर नॉट अपॉन 2 अपॉन के। ठीक है, समझ में आ गया। इसका नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा, आर नॉट अपॉन के। क्यों, यही तो आएगा भाई, इसका एलसीएम लोगे, ठीक है, क्या आ जाएगा, आर नॉट अपॉन के आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये हाफ लाइफ आ जाएगी। क्या आ जाएगी, हाफ लाइफ आ जाएगी, किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। समझ आ गया, सही है ना, कोई दिक्कत, गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पर आर नॉट बाई 2 हो जाएगा, 2 हटेगा तो ठीक है, और यहाँ पर 2 और आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2। ठीक, समझ में आ गया। तो यहाँ पर लिख लो, हमारी जो है हाफ लाइफ आई, जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ कितनी आ गई, देखो हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस कितना आया, देखो टी हाफ इक्वल टू कितना आ गया, आर नॉट अपॉन 2r, यही सॉरी आर नॉट अपॉन 2 के, ये आ गई हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर के लिए। ठीक है, याद रखना, इसको कोने में लिख लेते हैं हम, हर एक फॉर्मूले को याद रखना कि बेटा यही फॉर्मूले हैं जो तुम्हें नीट के क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी। ये मत सोचना कि ये सर बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ा रहे हैं, ये वो, बेटा नीट कोई हाई फाई क्वेश्चन नहीं देता, बस ऐसी बेस से ही, ऐसी मेन टॉपिक से ही क्वेश्चन देता है, समझ में आ गया। तो इसलिए जो बच्चे सोच रहे ना कि हम क्या वो बुक सॉल्व करेंगे, वो बुक सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं होता बेटा, एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं जाता है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनते हैं। तुम लोग मानो या ना मानो, हम लोग हर बार की कहानी यही देखते हैं। ठीक है, जितने बार हमने पढ़ाया है, ठीक है, कम से कम 4-5 बैच पढ़ा चुके हम नीट के, और हर बार यही होता है कि बच्चे यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन आते हैं सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से। इसलिए मैं कहता हूँ एनसीईआरटी को ही भगवान मानो, उसी को ही कंप्लीट कर लो, सिलेक्शन आप अपने आप हो जाएगा। अच्छी तरीके से पढ़ना है एनसीईआरटी को, ऐसा नहीं कि बस सिर्फ काम चलाओ काम कर रहे हो, है ना। हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर। अब हम निकालेंगे
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और देख लें। चलो फर्स्ट ऑर्डर के लिए देख लें, समझ में आ गया। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा, रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ए आर। अब यहां पर अगर x रखें, x क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाल लें तो x बराबर वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। x बराबर वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ए आर की पावर 1। ठीक है, तो रेट क्या है, डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू के और की आर। ठीक, अब कहीं ना कहीं ये देखो, ये जो आर का इंटीग्रेशन है वो डी आर के रिस्पेक्ट में ही हो सकता है, समझ में आ गया। तो कहीं ना कहीं हमें इसको कहाँ लाना पड़ेगा, इसके नीचे, और इसको कहाँ बेचना पड़ेगा, यहाँ। ठीक, अच्छा तो कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा डी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के डैश आर डैश डी टी। ठीक है, अब इसको यहाँ भेजो, तो यहाँ अगर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ किस में आएगा, डिवाइड में। तो कभी भी इक्वल के साइन के इस पार उस पार जब जाना होता है तो उस पार अगर पहली बार जहाँ से वो आ रहा है वहाँ अगर मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ आएगा तो वो कहाँ जाएगा, डिवीजन में जाएगा, सिंपल सी बात। तो ये क्या हो जाएगा, अगर इस आर को वहाँ भेजोगे तो ये आएगा डी आर अपॉन आर। ठीक है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू डी टी। यहाँ पर माइनस साइन और लगा लो क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ले रहे हैं हम, किसकी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या ले लो दोनों तरफ, इंटीग्रेशंस। क्या ले लो, इंटीग्रेशन। अच्छा, इंटीग्रेशन में कंसंट्रेशन सेम वही लेनी है, क्या लेनी है, कंसंट्रेशन सम, कि इनिशियली जब टाइम आपका 0 था तब आपका जो कंसंट्रेशन था क्या था, R बराबर था आपका R0। ठीक, समझ में। जब आपका टाइम t बराबर t हो गया तो आपका R बराबर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। समझ में आ गया। ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, ये क्या, फाइनल कंसंट्रेशन। ये क्या है, फाइनल। ये इनिशियल है और ये फाइनल है। समझ में आ गया। लिमिट लगा दो भाई। जब कंसंट्रेशन थी कितनी, इनिशियली R0, और जब रिएक्शन खत्म हुई तब कंसंट्रेशन बची R। टाइम कितना था, इनिशियली टाइम 0 था, जब टाइम रिएक्शन खत्म हुई तब टाइम था t। ठीक, इंटीग्रेशन कर दो। ये देखो 1/r का dr के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है log e की बेसिस r। ठीक है, अब इसकी जो लिमिट जाएगी, लोअर लिमिट क्या होगी R0, अपर लिमिट क्या होगी R, इक्वल टू कांस्टेंट है कि बाहर आ जाएगा, माइनस साइन भी बाहर आ जाएगा। t का होगा इंटीग्रेशन तो क्या होगा, t का t ही होगा। अपर लिमिट, लोअर लिमिट होगी 0, अपर लिमिट होगी t। समझ में आ गया। अब इसको लिमिट को अप्लाई करोगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो log e की बेसिस क्या आ जाएगा, r माइनस log e की बेसिस R0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस के। ठीक है, पहले अपर लिमिट कितनी है, t है, और माइनस लोअर लिमिट क्या है, 0 है। समझ में आ गया। अब देखो इक्वेशन क्या होगी, log e की बेसिस r बराबर आ जाएगा आपका माइनस के टी प्लस log e की बेसिस R0। ये आपकी क्या आएगी भाई, यही आएगी आपकी इक्वेशन फाइनली। किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है, अच्छा फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये इक्वेशन भी किससे मैच कर रही है, बाकी सब तामझाम मिटाएं अब, है ना। समझ में आ गया, इसको तो समझ में आ गया ना। देखो बेटा, जो भी पढ़ाएं नोट करते जाओ, बिना नोट करने के कोई फ़ायदा नहीं होता। दिमाग में चीज़ें 1 या 2 दिन ही रहती हैं, उसके बाद रिवाइज करने के लिए लिखा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और अपने हाथ से लिखोगे तो उसको रिवाइज करना भी आसान हो जाए। क्या आई फाइनली इक्वेशन हमारी आई है, log
ई की बेसिस आई है आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस लॉग ई की बेसिस आर नॉट। ये आई फाइनली हमारी इक्वेशन। अच्छा देखो फाइनली ये इक्वेशन किससे मैच कर रही है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है ना। और ये किसकी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। समझ में आ गया। फट्टे से ग्राफ खींच लो, क्या खींच लो, ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए। किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। देखो सपोज दैट यहां पर हमने क्या लिया है, यहां पर हम ले रहे हैं टाइम, ठीक है, या हम टी भी लिख सकते हैं, ठीक। यहां पर हम क्या ले लें, यहां पर हम ले रहे हैं कंसंट्रेशन, क्या ले रहे हैं, कंसंट्रेशन, ठीक। इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती, जब स्टार्ट करने जा रहे थे तब हमारा जो कंसंट्रेशन था वो कितना था, लॉग ई की बेसिस आर नॉट, इतना था। हमने मान लो यहां पर था क्या, लॉग ई की बेसिस आर नॉट, ठीक। अब उसके बाद देखो स्लोप क्या है, के है, वो भी माइनस में। स्लोप माइनस में मतलब ग्राफ कहाँ जाने वाला है, नीचे की तरफ। सही जा रहा है बेटा, क्योंकि कहीं ना कहीं डिक्रीज होगी कंसंट्रेशन, ये ले, ठीक है। ये क्या है, माइनस के, ठीक। टाइम टी यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। उसके बाद जो ये कंसंट्रेशन यहाँ जो बची है ये होगी लॉग ई की बेसिस आर। समझ में आ गया बेटा, किसी को कोई दिक्कत। ये ग्राफ है किसके लिए, ग्राफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ग्राफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। कोई दिक्कत, नो दिक्कत, ठीक। इतना हो गया, ये हो गया ग्राफ किसके लिए, ग्राफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है। सब लोग खींच लेंगे, सिंपल सी बात। y बराबर एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की, स्ट्रेट लाइन की। ये देखो स्ट्रेट लाइन जा रही है, ग्राफ नीचे की तरफ क्यों गया, क्योंकि इसका स्लोप क्या था, नेगेटिव। यहां भी हमने स्लोप कैसे दिखाया, नेगेटिव। इनिशियली कंसंट्रेशन कितनी थी, लॉग ई की बेसिस आर नॉट। यहां पर इनिशियली कंसंट्रेशन भी क्या है, लॉग ई की बेसिस आर नॉट। इक्वेशन खत्म कर होते 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 टी टाइम तक हमारी रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितनी थी, लॉग ई की बेसिस आर। यहां भी रिमेनिंग कंसंट्रेशन लॉग ई की बेसिस आर ही है, ठीक है। टाइम हमारा किस में है, ये देखो जो हमारी रिमेनिंग कंसंट्रेशन है वो क्या है, वाई पे दिखा रहे हैं। कंसंट्रेशन हमने सारी वाई पे दिखाई। यहां पर देखो जो हमारी जो लॉग ई की बेसिस आर नॉट है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, यहां पर भी एक कांस्टेंट वैल्यू। समझ में आ गया। अच्छा यहां पर जो टाइम टी है वो क्या है, एक्स एक्सिस पे। यहां पे भी टाइम क्या है, एक्स एक्सिस पे, क्योंकि ये कौन सी एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये क्या है, वाई एक्सिस है। समझ में आ गया, ग्राफ बिल्कुल क्लियर, गुड, वेरी गुड। अब हम निकालेंगे हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या निकालेंगे, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आ गया। ठीक, अच्छा देखो यहां पर देखो, यहां पर देखो सबसे पहले अगर आपको हाफ लाइफ निकालना है तो पहले टी बराबर इक्वेशन बनानी पड़ेगी, मतलब टी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, देखो टी की वैल्यू देखो, ये यहाँ एक्स्ट्रा हो रहा है, यहाँ भेज दो, क्या हो जाएगा, लॉग ई की बेसिस आर माइनस लॉग ई की बेसिस आर नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का के टी। दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दो, किसका, -1 का। इस तरफ भी मल्टीप्लाई किसका करवा दो, -1 का। ठीक, क्या हो जाएगा, लॉग ई की बेसिस आर नॉट माइनस लॉग ई की बेसिस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टी। समझ में आ गया, के टी हो जाएगा, गुड। अब देखो टी बराबर इक्वेशन क्या होगी। अच्छा सबसे पहले ये लॉग में है, किसमें, लॉग में। अच्छा सबसे पहले अगर दो लॉग आपस में किस में लिखे हों, डिवीजन में लिखे हों, तो कहीं ना कहीं अगर माइनस में लिखे तो उनको डिवीजन में भी लिखा जा सकता है। तो इसको देखो कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं लॉग
ई की बेसिस पहले जो है आर नॉट अपॉन आर, ठीक, बराबर के लिख लो, के इंटू टी। समझ में आ गया। अब अगर टी बराबर हम वैल्यू निकालना चाहें तो टी बराबर क्या होगा, यहाँ पर बेटा के क्या है, मल्टीप्लाई में है, दूसरे जब जाएगा तो कहाँ जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन के लॉग ई की बेसिस आर नॉट अपॉन आर। समझ में आ गया। अब क्या हो जाएगा टी, अब हमें निकालना है हाफ लाइफ। क्या निकालना है, हाफ लाइफ। तो यहां पर डाल लो बेटा हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। किसके लिए, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। समझ में आ गया। सिंपल सी बात, वही टी हाफ पे, ठीक है, कंडीशन क्या हो जाती है, कंसंट्रेशन हमारी होता है आर नॉट बाई 2, यही कंडीशन होती है। टी हाफ पे हमारी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, आर नॉट बाई 2, वही पुट कर दो। तो टी बराबर क्या लिख दो, टी हाफ इक्वल टू 1 अपॉन के, क्या लिख रहे हो 1 अपॉन के। अब लॉग ई की बेसिस क्या हो जाएगा, आर नॉट अपॉन आर नॉट बाई 2। समझ में आ गया। ये जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, तो टी हाफ बराबर क्या आ जाएगा 1 अपॉन के लॉग ई की बेसिस 2 आर नॉट अपॉन आर नॉट। आर नॉट से आर नॉट गया, वैल्यू क्या आएगी, टी हाफ बराबर आ जाएगा 1 अपॉन के लॉग ई लॉग 2 अपॉन यहाँ पर क्या है, के है, के, ठीक है। अब अगर log 2 की वैल्यू करोगे तुम, क्या आ जाओगे, log 2 की वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, तो हमारा जो log 2 की वैल्यू पुट करने के लिए सबसे पहले इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, इसको चेंज करने में log e की बेसिस को हमने चेंज करना पड़ेगा log 10 की बेसिस पे। और जब भी हमें log e को चेंज करना हो log 10 की बेसिस पे, तो हमें ये बात याद रखना चाहिए, जब हम log e की बेसिस को चेंज करते हैं किसमें, तो ये log e की बेसिस इक्वल हो जाती 2.303 इंटू log 10 की बेसिस, ये होता है, ठीक है। सिंपल बता दिया, इसको फाइंड भी कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्व करके भी इसे आवाया जा सकता है, लेकिन हमारे लिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए हम सीधे वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, यहां पर पुट करो। अब देखो देखो देखो, जादू मंत्र देखो भाई, ठीक है। अच्छा, यहां पर पुट करिए, यहां पर log e की बेसिस पे क्या ना है, log 10 की बेसिस करना है, तो अब टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, यहां पर log e की 1 अपॉन के को वैसे ही लिख लो, log e की जगह क्या आ जाएगा 2.303, ठीक है, log, ठीक है 10। अब यहां पर क्या आ जाएगा, log e नहीं आएगा, log 10 आएगा, और log 2 की वैल्यू, ठीक है। तो ये आ जाएगा टी हाफ बराबर आ जाएगा 1, या हम कह दें 2.303 अपॉन के log 10 की बेसिस 2। अब log 10 की बेसिस 2 की वैल्यू हमें पता है, यहां पर हमने log e की बेसिस 2 इसलिए लिखा क्योंकि log e की बेसिस 2 वैल्यू हमें किताब में नहीं दी जाएगी, हमें किसकी वैल्यू दी जाएगी, log 10 की बेसिस 2 की वैल्यू हमें ज्ञात होगी, तो इसलिए हमने उसमें कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। आगे इसको मिटा दें, उम्मीद है आप सबने नोट कर लिया होगा, ठीक। मे बी अगर डॉक्टर बनना चाहते हो तो जरूर नोट किया होगा, ठीक है। अपने काम से ईमानदारी करना सीखो, ठीक है। यहां पर जब आप log 10 की बेसिस 2 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये इक्वेट करने पर आंसर आ जाएगा 0.693 अपॉन के। याद रखना ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ गया, हाफ लाइफ फॉर, यहां पर लिख लो हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक। कितना आया भाई, टी हाफ, ठीक है 0.693 अपॉन के।
अच्छा, पहली ऐसी हाफ लाइफ देखी हमने जो क्या है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही। तो जो फर्स्ट ऑर्डर की टी हाफ होती है डज नॉट डिपेंड कंसंट्रेशन, डज नॉट डिपेंड concentrations of reactant। मतलब ये क्या होती है, ये डिपेंड ही नहीं करती किस पे, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। आपकी हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। समझ में आ गया, वेरी गुड। अच्छा, अब ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या पढ़ना है, अब उसके बाद हमने पढ़ना है कैटलिस्ट। ये चीज याद रखना जरूर, क्वेश्चन पूछता है हाफ लाइफ वाला, ठीक है। तो किस ऑर्डर की जो है, कौन सी रिएक्शन ऐसी है जिसकी हाफ लाइफ जो है कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, तो वो क्या आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ जो है कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। अच्छा, अब उसके बाद हम थोड़ा पढ़ेंगे कैटलिस्ट के बारे में। किसके बारे में, कैटलिस्ट के बारे में, ठीक। वैसे कैटलिस्ट की केवल नाम पूछता है तो नाम रख लीजिएगा, बाकी उसकी इक्वेशंस नहीं पूछता है, ठीक है। किसके बारे में, कैटलिस्ट के बारे में, ठीक। सबसे पहले नाम डालते हैं कैटलिस्ट, ठीक है। यहां पर डालो कैटलिस्ट। अच्छा, कैटलिस्ट क्या होते हैं, मेनली कैटलिस्ट का काम जो होता है, देखो तो कैटलिस्ट इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शंस। इतना तो सबको पता होगा कि कैटलिस्ट क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, ठीक है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, कैटलिस्ट डज नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। क्या होता है कि ये तो क्या करेगा कि रिएक्शन में आएगा और रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करेगा। मतलब जो रिएक्शन परफॉर्म हो रही थी, मान लो 1 घंटे में परफॉर्म हो रही थी कोई रिएक्शन, तो कैटलिस्ट आएगा उसी रिएक्शन को 5 मिनट में करवा देगा। मतलब जो आपकी घंटे में कंप्लीट होनी थी वो अब कंप्लीट हो रही कितने में, 5 मिनट में। तो ये कमाल किसने किया, कैटलिस्ट ने, ठीक है, ठीक है। Some catalyst decrease rate, that type of catalyst called inhibitor, ठीक है। कुछ क्या करते हैं भैया, कुछ तो जो ऐसे होते हैं जो हमारी रिएक्शन को तेज बढ़ाते हैं, उसके रेट ऑफ रिएक्शन को ज्यादा कर देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देते हैं पहले से भी, मतलब 1 घंटे में हो रही तो वो 1.5 घंटे में कर देंगे। तो ऐसे कैटलिस्ट क्या होते हैं, इनहिबिटर होते हैं। क्या होते हैं, इनहिबिटर होते हैं, ठीक है, ठीक है। और दूसरा, कैटलिस्ट डिक्रीजेस द, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं,
क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देते हैं भाई, कम कर देते हैं। ठीक है, कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन को जल्दी परफॉर्म क्यों करवा देते हैं, क्योंकि भैया वो क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देते हैं। मतलब कि जैसे कभी किसी रिएक्शंस को एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत है 30 जूल, तो कैटलिस्ट आएगा, कैटलिस्ट उस एक्टिव एनर्जी के गैप को घटाकर कर देगा। मान लो 30 जूल चाहिए थे, उसको क्या कर देगा, 10 जूल कर देगा। तो अब पहले 30 जूल चाय होनी थी, अब क्या करना है, 10 जूल चाय होना, तो कहीं ना कहीं कम हो गई ना एक्टिवेशन एनर्जी। इसको सिंपल वे में ऐसे समझते हैं, जैसे कि सपोज दैट आपको मंदिर जाना है, आपके और मंदिर के बीच में एक बहुत बड़ा पहाड़ है, बहुत ऊंचा पहाड़, बिल्कुल वैसे ही जैसे माजिदा माउंटेन मैन स्टोरी में था वैसे ही मान लीजिए। तो कहने कि अगर किसी को मंदिर जाना तो पहाड़ चढ़ के ही जाना पड़ता था। ठीक है, तो पहले पहाड़ की लंबाई कितनी थी, ऊंचाई लगभग थी 100-150 मीटर। उसको पार करते करते भाई सबका हालत खराब हो जाता था। क्या हो जाता था, हालत खराब हो जाता था। फिर क्या आ गया, एक माजिदा माउंटेन मैन आएगा। क्या आ गया, एक माजिदा माउंटेन मैन आ गया, उसने क्या किया, पहाड़ को काट दिया ऊपर से और उसकी हाइट घटाकर कितनी कर दी, उसकी हाइट घटा के कर दी 40 मीटर। अब पहले थी 150-160 मीटर, अब कितनी बची, 40 मीटर। समझ आ गया, तो कहने की हाइट क्या होगी, कम हो गई। ठीक है, 40 फीट बची। अब 40 फीट बची तो कहने कहीं पहले के कंपैरिजन में बहुत कम बची। अब जो है अब आसानी रहेगी पहले के कंपैरिजन में। पहले अगर आपको 3 घंटे लगता होगा तो अब उस पार जाने में कितना टाइम लगेगा, मात्र 15 या 20 मिनट लगेंगे। समझ में आ गया, वैसे ही होता है इसमें भी। इसमें क्या होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी गैप जो है एक तरीके से पहाड़ होता है, उस पहाड़ को पार करके रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होना होता है। जैसे कि मैं जैसे ग्राफ बना दूं, ये ग्राफ ले लो। ठीक है, ग्राफ यहां पर क्या ले लो, ठीक है, आप यहां पर कंसंट्रेशन ले लो, यहां पर लिख लो क्या, एनर्जी। ठीक है, मान लो पहले रिएक्टेंट था, यहां क्या था, रिएक्टेंट। अब उसको वहां से यहां तक जाना है। अब वो यहां पर जाके क्या बनाना, प्रोडक्ट बनाना है। ठीक, समझ आ गया। मान लो यहां से लेकर यहां तक ये जो गैप है इसी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको कहते हैं हम EA। क्या कहते हैं, EA। तो मतलब इस रिएक्टेंट को यहां से चलेगा, यहां से चलेगा यहां तक पहुंच गया, फिर वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। क्योंकि फिर तुम भी जो है अगर किसी हिल एरिया पे साइकिल चला रहे हो, ये मान लो हिल एरिया है, समझ में आ गया क्या है, ये मान लो आपकी रोड जा रही, ये थोड़ा हिल एरिया, और ये ठीक है, आप ये आ रहे हो साइकिल चलाते हुए, आपकी साइकिल ये रही। ठीक है, ये आपकी साइकिल रही। ठीक है, और इस साइकिल पे बैठा है एक आदमी। ठीक है, क्या बैठा है, एक साइकिल पे मान लो आदमी बैठा है। ठीक, इस पे बैठा है एक आदमी, ये बैठा है भैया। ठीक है, ये उसके हाथ हैं और ये हाथ। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, साइकिल चलाते जा, यहाँ से यहाँ तक गया, बहुत हिम्मत लगानी पड़ी इसको, बहुत ताकत लगानी पड़ी, चढ़ा के गया, यहाँ तक पहुँच गया। जब यहाँ तक पहुँचा ये आदमी, ठीक है, अब जब यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है, अब यहाँ पर पहुँचा आदमी, यहाँ पर पहुँच गया। अब उसके बाद उसको यहाँ जाने के लिए अब उसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अब वो पैडल ना भी मारे तो भी चलाएगा नीचे। वैसे ही इसमें भी खेल होता है। यहाँ पर रिएक्टेंट वो साइक्लिस्ट है और रिएक्टेंट चढ़ता जाता यहाँ पहुँचेगा, तब जाके वो प्रोडक्ट पे चेंज होगा। लेकिन अगर सपोज है तुमने कैटलिस्ट डाल दिया, क्या कर दिया, कैटलिस्ट डाल दिया, तो कैटलिस्ट डालेगा तो अब उसके बाद देखो ग्राफ क्या रहेगा, यहाँ पर ले लो क्या, कंसंट्रेशंस, और यहाँ पर ले लो क्या, एनर्जी। ठीक, अब उसके बाद जो गैप उतना था, अब ये गैप बचा है सिर्फ इतना, यहाँ पर जाए और वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। ये क्या है, रिएक्टेंट, और ये क्या है, प्रोडक्ट। समझ में आ गया। अब ये देखो एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ कितना रह गया, अब ये गैप बचा, ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक, पहले गैप था इतना भयंकर, अब गैप बचा इतना। ये किसमें, जब ये लिख लो विदाउट कैटलिस्ट, इसको क्या लिखोगे,
विदाउट कैटलिस्ट, ठीक है, विथ कैटलिस्ट इसको लिख लो। समझ में आ गया? तो ये क्या है, पहला ग्राफ जो आपको दिखा रहा है वो है विदाउट कैटलिस्ट। विदाउट कैटलिस्ट में एनर्जी गैप कितना है, ज्यादा है, मतलब ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत है। सेकेंड ग्राफ में देखेंगे उसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई है, मतलब बहुत कम एनर्जी उसको अचीव करनी है और बहुत जल्दी प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। तो कहने के ये देखो यहाँ पर पहाड़ क्या हो गया, कम हो गया, इसकी हाइट कम हो गई। यहाँ पर अगर 150 फीट थी तो यहाँ पर केवल 40 फीट बची है, ठीक है। अब कहीं ना कहीं इसको पार करना आसान हो जाएगा पहले के कंपैरिजन में, हालांकि थकावट इसमें भी होगी, लेकिन पहले के कंपैरिजन में थोड़ा आसानी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। यहाँ 160 फीट पर चढ़ रहा था, यहाँ पर केवल 40 फीट चढ़ रहा है, तो कहीं आसानी हो गई ना। तो यहाँ पर इसको 160 फीट पार करने में लगते होंगे मान लो 2 आवर्स, ठीक है। अब इसको लगते हैं सिर्फ 15 मिनट, तो कहीं कहीं आसान हो गया भाई, ठीक है। तो कैटलिस्ट ने क्या किया, केवल और केवल एक्टिवेशन एनर्जी को घटा दिया। एक्टिवेशन एनर्जी को घटाने पर, ठीक है, रिएक्टेंट को सहायता मिल गई और वो जल्दी प्रोडक्ट में चेंज हो गया। इस प्रकार से कैटलिस्ट वर्क करता है, समझ में आ गया? अच्छा, जो इनहिबिटर होते हैं, क्या होते हैं, इनहिबिटर होते हैं, वो क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी ग्राफ को बढ़ा देते हैं। सपोज दैट पहले यहां पर बता देते हैं, पहले इतनी रिक्वायरमेंट थी, मान लो तुमने इनहिबिटर डाल दिया तो उसने गैप कर दिया ये लंबा, ठीक। यहां पर क्या मान लो रिएक्टेंट, यहां पर क्या है प्रोडक्ट। अब ये देखो एनर्जी गैप, ओ माय गॉड, इसने तो और काम बढ़ा दिया, ठीक है। मतलब पहले तो इतना लंबा पर्वत था, इसने और बड़ा हिमालय पर्वत बना दिया, ठीक है। तो अब इसको पार करना और ज्यादा टफ होगा। तो ये काम होता है किसका, इनहिबिटर का। किसका होता है, इनहिबिटर, ठीक है। इनहिबिटर क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन होना और भी ज़्यादा कठिन हो जाता है, ठीक है, या रिएक्शन का परफॉर्म होना और भी ज़्यादा टफ हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें टाइम भी बढ़ जाता है। समझ में आ गया? इस प्रकार से जो है दोनों में चेंजमेंट होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ से हमने केमिकल काइनेटिक्स के मेन टॉपिक्स खत्म कर चुके हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रेट लॉ एक्सप्रेशन हमेशा याद रखना, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, इन दोनों की रिएक्शंस, इन दोनों की इक्वेशन, इन दोनों की हाफ लाइफ जरूर याद रखना। और जो मेन टॉपिक है वो आपको पूछ लेता है कभी कभी या हमेशा क्या करते हैं, कभी कभी या हमेशा पूछ लेते हैं यूनिट। क्या पूछ लेते हैं, यूनिट पूछ लेते हैं। अच्छा, यूनिट कैसे निकालेंगे भाई, देखो देखो, ठीक है। अच्छा, जो आपकी फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए या जीरो ऑर्डर के लिए जो आपकी वो होनी चाहिए, यूनिट होनी चाहिए किसकी, रेट लॉ कांस्टेंट की वैल्यू, जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए और सेकंड ऑर्डर के लिए भी, ठीक है। तो उसको लिए मेन फॉर्मूला आपको लगाना है, क्या लिखना है, मोल अपॉन लीटर, इसकी पावर लगा दो 1-n, ठीक है, और सेकेंड इनवर्स, ठीक है। यहाँ पर जो n है वो डिनोट करता है किसको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को। किसको ऑर्डर करेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को, ठीक, समझ में आ गया? अब जैसे फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमें की यूनिट, या हम कहें जीरो ऑर्डर, यहां पर क्या लिख लो, यूनिट ऑफ के फॉर जीरो ऑर्डर, ठीक है। सिंपल सी बात, क्या ट्रिक है, देखो यहां पर लिखा मोल लीटर अपॉन 1-n इंटू सेकेंड इनवर्स, किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। तो n बराबर क्या पुट करना है, जीरो पुट करना है। देखो पुट करो, मोल अपॉन लीटर, ठीक है, 1-0 s इनवर्स, ठीक है। अब जिसकी वैल्यू 1 होगी तो वो 1 ही रहेगी वैल्यू, तो यहाँ पर क्या बचेगा, मोल लीटर अपॉन सेकेंड इनवर्स। तो ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ये किसके लिए आ गई, जीरो ऑर्डर के लिए आ गई। किसके लिए आ गई, जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया? ये फॉर्मूला याद करोगे तो सब निकल आएंगे, समझ आएगा?
मेन जो फॉर्मूला है वही है। अब जैसे फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट ऑफ के फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगी, मोल पर लीटर 1 माइनस एन, एन की जगह आप क्या रख दो, 1 रख दो, और सेकेंड इनवर्स। ये देखो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0, तो मोल अपॉन लीटर की पावर क्या हो जाएगी, 0, एस इनवर्स। जिसकी पावर में 0 हो उसका मान हो जाता है 1, पहले ही बता चुका हूँ, तो इसकी यूनिट आ जाएगी क्या, एस इनवर्स। समझ में आ गया। आप क्या लिख लो, यूनिट ऑफ के फॉर सेकेंड ऑर्डर, फॉर सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, अब मोल पर लीटर 1 माइनस 2 एस इनवर्स, ठीक है। +1 में से माइनस का 2 जाएगा, क्या बचेगा भाई, मोल पर लीटर -1 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोल की इनवर्स हो जाएगी लीटर, लीटर की माइनस में आती है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो लीटर का प्लस में आ जाएगा, और एस इनवर्स, ठीक है। क्या आ जाएगी, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ये किसकी आ जाएगी, सेकेंड ऑर्डर के लिए। तो इस तरह से सारी यूनिट निकल आएंगी। आपको केवल और केवल ये फॉर्मूला याद रखिए, ये फॉर्मूला याद रखिए, आपको सारी की सारी यूनिट निकल आएंगी के की, ठीक है। समझ में आ गया। तो यहाँ से हमने केमिकल काइनेटिक्स के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर खत्म कर चुके हैं। आप सबसे अनुरोध है अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए लगन से, क्योंकि जब तक बेटा मेहनत नहीं करोगे तब तक सिलेक्शन नहीं पाओगे। डॉक्टरी कोई मजाक नहीं है भाई, बहुत बड़ी पोस्ट है, ठीक है। और 16 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, तो याद रखिएगा कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अपने आप को जितना ज़्यादा झोंक सकते हो तैयारी में उतना ज़्यादा झोंको। समझ में आ गया। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बेस्ट फ्यूचर, ओके, या ब्राइट फ्यूचर, ओके, बाय, थैंक यू सो मच।